उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के विषय में जानेंगे। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति यानी मौजूद न होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन यानी पालन करता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से बने मतदाता मंडल द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए भारत का नागरिक तथा 35 वर्ष या उससे अधिक की आयु होनी चाहिए। उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। पद के आधार पर वह राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। इसमें बता रहे हैं कि राष्ट्रपति अगर मौजूद नहीं है तो उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का पालन करता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से बने मतदाता मंडल द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए भारत का नागरिक होना तथा 35 वर्ष या उससे अधिक का आयु होना चाहिए। उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। पद के आधार पर वह राज्य का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को ही सौंपता है। आगे पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री संघ केंद्र सरकार का वास्तविक प्रधान होता है। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के सदस्यों का सर्वमान्य नेता होता है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा औपचारिक रूप से की जाती है। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति औपचारिक रूप से राष्ट्रपति करता है और उनके विभागों का बंटवारा करता है। किसी भी मंत्री को मंत्रिमंडल में शामिल करना, मंत्री पद पर बने रहना या मंत्रिमंडल से बाहर यानी बर्खास्त निकालने का निर्णय प्रधानमंत्री करता है। मंत्रिमंडल की बैठकों की वह अध्यक्षता करता है। प्रधानमंत्री अलग अलग विभागों के कार्यों के बीच योग्य संकलन यानी एकत्र करने की व्यवस्था या एकता स्थापित करना तथा उनके विभागों की देखभाल करता है। नीति विषयक निर्णय लेता है। पद के आधार पर प्रधानमंत्री योजना आयोग, जो अब नीति आयोग के रूप में जाना जाता है, उसका अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री ऐसे त्रिस्तरीय यानी 3 स्तर पे मंत्रिमंडल होता है। प्रधानमंत्री को संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना आवश्यक है। मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। वह लोकसभा के प्रति जवाबदार होता है। किसी भी नीति विषयक निर्णयों यानी फैसलों के लिए पूरा मंत्रिमंडल जवाबदार होता है। अगर लोकसभा किसी भी मुद्दे अथवा किसी भी विषय पर बनाई गई सरकारी नीति को नामंजूर करती है, अस्वीकार करती है, तो उसके लिए पूरा मंत्रिमंडल जवाबदार यानी उत्तरदायी होता है तथा सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के आधार पर पूरे मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। इसमें बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री संघ केंद्र सरकार का वास्तविक प्रधान होता है। प्रधानमंत्री लोकसभा में अधिक मत प्राप्त दलों के सदस्यों का सभी का स्वीकार किया गया नेता होता है। सभी उसको स्वीकार करते हैं। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा औपचारिक रूप से की जाती है, जिसे फॉर्मेलिटी भी बोलते हैं एक तरह से। प्रधानमंत्री की राय पर मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति औपचारिक रूप से राष्ट्रपति ही करता है और उनके विभागों का बंटवारा करता है। किसी भी मंत्री को मंत्रिमंडल में शामिल करना, मंत्री पद पर बने रहना या मंत्रिमंडल से उसे बाहर कर देने का निर्णय
प्रधानमंत्री लेता है। मंत्रिमंडल की बैठकों की वह अध्यक्षता करता है। प्रधानमंत्री अलग अलग विभागों के कार्यों के बीच योग्य संकलन स्थापित करना तथा उनके विभागों की देखभाल का कार्य करता है। नीति विषयक निर्णय लेता है। जो सही निर्णय है वो लेता है। पद के आधार पर प्रधानमंत्री योजना आयोग, जो अब नीति आयोग के रूप में जाना जाता है, उसका अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व यानी संचालन में मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री ऐसे त्रिस्तरीय यानी 3 स्तर के मंत्रिमंडल होते हैं। प्रधानमंत्री को संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना जरूरी है। मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करता है तथा वह लोकसभा के प्रति जवाबदार यानी उत्तरदायी होता है। किसी भी नीति विषयक निर्णयों के लिए पूरा मंत्रिमंडल जवाबदार होता है। अगर लोकसभा किसी भी मुद्दे या विषय अथवा किसी भी विषय पर बनाई गई सरकारी नीति को अस्वीकार करती है तो उसके लिए पूरा मंत्रिमंडल जिम्मेदार होता है तथा सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के आधार पर पूरे मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। आगे पढ़ते हैं। राज्यपाल गवर्नर जिसे कहते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री तथा मंत्रिमंडल के सदस्यों का समावेश राज्य की कार्यपालिका में किया जाता है। राज्य के सर्वोच्च के रूप में राज्यपाल की नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह यानी राय के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 35 वर्ष या उससे अधिक उम्र का भारत का नागरिक राज्यपाल पद के लिए उम्मीदवार बन सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति सामान्यतः 5 वर्ष के लिए की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति जब तक चाहे राज्यपाल अपने पद पर बना रह सकता है। राज्यपाल को उसके पद से हटाया या दूसरे राज्य के राज्यपाल के रूप में स्थानांतरित यानी परिवर्तन बदलाव किया जा सकता है। कई बार राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों का कार्यभार सौंपा जा सकता है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक तथा औपचारिक प्रधान होता है। वह विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता की मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है तथा मुख्यमंत्री की सलाह के अनुसार मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति तथा उनके विभागों का बंटवारा करता है। राज्यपाल राज्य के एडवोकेट जनरल तथा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल से विचार विमर्श करके करता है। राज्य के विधानसभा की बैठक बुलाना, उसे भंग करना, प्रशासनिक आदेश जारी करना, विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करना आदि विधायिनी सत्ताएं यानी अधिकार राज्यपाल को प्राप्त है। राज्य में स्थित विश्वविद्यालयों का पद के आधार पर राज्यपाल कुलाधिपति चांसलर होता है। वह विश्वविद्यालयों के कुलपति वाइस चांसलर की औपचारिक रूप से नियुक्ति करता है। राज्यपाल की समस्त सत्ताओं का वास्तविक उपयोग मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिमंडल करता है। राज्यपाल किसी भी राजनीतिक पक्ष का सदस्य हो सकता है, लेकिन राज्यपाल पद पर नियुक्ति के बाद उसे राजनीति से दूर रहते हुए तटस्थ यानी सचेत और निष्पक्ष किसी एक पक्ष में न रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन यानी पालन करना पड़ता है। राज्यपाल के बारे में बता रहे हैं कि राज्यपाल गवर्नर जिसे कहते हैं, वो राज्य के मुख्यमंत्री तथा मंत्रिमंडल के सदस्यों का समावेश राज्य की कार्यपालिका में किया जाता है। राज्य के सर्वोच्च के रूप में राज्यपाल की नियुक्ति
केंद्रीय मंत्रिमंडल के सलाह के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 35 वर्ष या उससे अधिक उम्र का भारत का नागरिक राज्यपाल पद के लिए उम्मीदवार बन सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति साधारण 5 वर्ष के लिए की जाती है, लेकिन जब राष्ट्रपति जब तक चाहे राज्यपाल अपने पद पर बना रह सकता है। राज्यपाल को उसके पद से हटाया जा सकता है या दूसरे राज्य में राज्यपाल के रूप में उसे बदल दिया जा सकता है, ट्रांसफ़र कर दिया जा सकता है, भेजा जा सकता है। कई बार राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों का कार्यभार दिया जाता है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक तथा औपचारिक प्रधान होता है। वह विधानसभा में अधिक बहुमत दल यानी अधिक सहमति प्राप्त करने वाले दल के नेता की मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है तथा मुख्यमंत्री की सलाह के अनुसार मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति तथा उनके विभागों का बंटवारा करता है। राज्यपाल राज्य के एडवोकेट जनरल तथा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति राज्यपाल के विचार विमर्श यानी उससे सलाह करके करता है। राज्य के विधानसभा की बैठक बुलाना, उसे रद्द करना, प्रशासनिक आदेश जारी करना, विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को मंजूर प्रदान करना आदि विधायी सत्ताएं यानी अधिकार राज्यपाल को मिले हैं। राज्य में स्थित विश्वविद्यालयों का पद के आधार पर राज्यपाल कुलाधिपति चांसलर होता है। वह विश्वविद्यालयों के कुलपति वाइस चांसलर को औपचारिक रूप से नियुक्त करता है। राज्यपाल की समस्त अधिकारों का वास्तविक रूप से उपयोग मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिमंडल करता है। राज्यपाल किसी भी राजनीतिक पक्ष का सदस्य हो सकता है, लेकिन जब उसे राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जाता है तो वह राजनीति से दूर रहते हुए सचेत और निष्पक्ष रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है या उसे करना पड़ता है। आगे पढ़ते हैं। मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। राज्यपाल विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। जब विधानसभा में किसी एक पक्ष को स्पष्ट बहुमत न मिला हो तब अलग अलग पक्षों को मिलाकर बहुमत प्राप्त दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है तथा उसे मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाता है। मुख्यमंत्री के परामर्श यानी राय पर राज्यपाल मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्य का समग्र प्रशासन यानी शासन राज्यपाल के नाम से चलता है, लेकिन राज्यपाल की सभी सत्ताओं यानी अधिकारों का उपभोग यानी उपयोग मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिमंडल करता है। गुजरात में मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल का कार्यालय नया सचिवालय स्वर्णिम भवन गांधीनगर में स्थित है। राज्यपाल मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिमंडल को उनके पद और गोपनीयता की शपथ यानी कसम दिलवाता है तथा प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करवाता है। राज्य मंत्रिमंडल में 4 स्तर के मंत्री हो सकते हैं: कैबिनेट, राज्य कक्षा, उप मंत्री जिसे नायब भी कहते हैं, संसदीय सचिव। मुख्यमंत्री मंत्रियों के बीच विभागों का विभाजन यानी बंटवारा, सरकार की नीति निर्धारण एवं पारदर्शी यानी साफ प्रशासन तथा प्रजा लक्ष्य यानी प्रजा के विकास के लक्ष्य को लेकर और प्रश्नों के समाधान के लिए केंद्र सरकार के समक्ष मांगों को प्रस्तुत करता है। आपत्ति के समय यानी जब खराब समय हो, कुछ आपातकालीन घटना घटी हो, उस समय लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। मुख्यमंत्री राज्य के विकास के संदर्भ में सरकार की नीतियों का उद्घोषक
मार्गदर्शक तथा सक्षम यानी योग्य नेता है। इनके बारे में बता रहे हैं कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। राज्यपाल विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। जब विधानसभा में किसी एक पक्ष को जितनी अपना सरकार बनाने के लिए बहुमत चाहिए, अगर उतना नहीं मिलता है तब अलग अलग पक्षों को मिलाकर बहुमत प्राप्त पक्ष के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है तथा उसे मुख्यमंत्री पद शपथ दिलवाता है। मुख्यमंत्री के राय पर राज्यपाल मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्य का समग्र शासन राज्यपाल के नाम से चलता है, लेकिन राज्यपाल की सभी सत्ताओं यानी अधिकारों का उपयोग मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिमंडल करता है। गुजरात में मुख्यमंत्री उनके मंत्रिमंडल का कार्यालय नया सचिवालय स्वर्णिम भवन गांधीनगर में स्थित है। राज्यपाल मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिमंडल को उनके पद और गोपनीयता का कसम दिलवाता है तथा प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करवाता है। राज्य मंत्रिमंडल में 4 स्तर के मंत्री हो सकते हैं। पहला है कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य कक्षा मंत्री, तीसरा उप मंत्री जिसे नायब भी कहते हैं, चौथा संसदीय सचिव। मुख्यमंत्री मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा, सरकार की नीति निर्धारण एवं पारदर्शी प्रशासन तथा प्रजालक्षी विकास और प्रश्नों के समाधान के लिए केंद्र सरकार के सामने मांगों को प्रस्तुत करता है। आपत्ति के समय लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। मुख्यमंत्री राज्य के विकास के विषय में सरकार की नीतियों का उद्घोषक, मार्गदर्शक यानी रास्ता दिखाने वाले तथा सक्षम यानी योग्य नेता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रशासनिक तंत्र यानी प्रशासनिक कार्यपालिका। इसके विषय में हम लोग पढ़ते हैं। राजकीय कार्यपालिका अलग अलग क्षेत्रों के लिए नीतियों का निर्माण करती है, जिसको व्यवस्थित कार्यक्षम रूप यानी कार्य करने योग्य, कार्य करने की क्षमता के रूप से पालन करवाने का कार्य प्रशासनिक कार्यपालिका प्रशासकीय तंत्र करती है। प्रशासकीय अधिकारी राजनीतिक कार्यकर्ता को नीति विषयक मामलों में सलाह सूचन देते हैं, जरूरी जानकारी तथा आंकड़ाकीय सूचनाएं प्रदान करते हैं। राजकीय कार्यकारी प्रशासकीय अधिकारियों की सूचना जानकारियों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसमें कह रहे हैं कि राजकीय कार्यपालिका अलग अलग क्षेत्रों के लिए नीतियों का निर्माण करती है, जिसको व्यवस्थित कार्यक्षम रूप यानी कार्य के योग्य बनाने और उसे पालन करवाने का काम प्रशासनिक कार्यपालिका यानी प्रशासनिक तंत्र करती है। प्रशासकीय अधिकारी राजनीतिक कार्यकर्ता को नीति विषयक मामलों में राय देते हैं, सूचना देते हैं, जरूरी जानकारी तथा आंकड़ाकीय सूचनाएं प्रदान करते हैं। राजकीय कार्यकारी प्रशासकीय अधिकारियों की सूचना जानकारियों को मानने के लिए बाध्य यानी मजबूर नहीं है। आगे पढ़ते हैं। नीतियाँ कानून चाहे जितने अच्छे और लोकोपयोगी हो, लेकिन लोकोपयोगी जो लोगों के उपयोग की हो, लेकिन प्रशासकीय तंत्र द्वारा अगर उसका प्रभावशाली यानी असरकारक तथा संतोषकारक यानी संतुष्टपूर्ण रूप से अमल न हुआ हो तो वे अपने उद्देश्य यानी लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाते। उस तरह नीति के निर्माण में और नीति के पालन करवाने की सतत यानी लगातार चलने वाली प्रक्रिया में कार्यपालिका को प्रशासनिक तंत्र महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है। उनके क्षेत्रों में निपुण व्यावसायिक कुशलता तथा अनुभवी लोग, विशेषज्ञ, सनदी अधिकारी तथा अन्य सरकार की
रीढ़ के समान है। उनके ज्ञान, प्रशासनिक सूझबूझ, अनुभव तथा उनकी दीर्घदृष्टि यानी लंबी सोच, लंबी नजरिया व प्रशासकीय क्षमता के कारण सरकार कार्यक्षम संचालन कर सकती है। सरकार के अंगों में राजकीय कार्यपालिका लोगों के कल्याण तथा सुखमय जीवन की चिंता तथा चिंतन करने वाले मस्तिष्क के समान है, जबकि प्रशासनिक कार्यपालिका उसके हाथ पैर के समान है। दोनों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध यह राज्य के सुशासन यानी अच्छे शासन की पूर्व शर्त है। इसमें कह रहे हैं कि नीतियाँ कानून चाहे जितने अच्छे और लोकोपयोगी हो, लेकिन प्रशासकीय तंत्र द्वारा अगर उसका असरकारक तथा संतोषजनक रूप से अमल नहीं होता है तो अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। उसी तरह नीति के निर्माण में और नीति के पालन करवाने की लगातार चलने वाली प्रक्रिया में कार्यपालिका को प्रशासनिक तंत्र महत्वपूर्ण आधार प्रदान करती है, स्रोत प्रदान करती है। अनेक क्षेत्रों में निपुण, व्यावसायिक कुशलता तथा अनुभवी यानी जानकार लोग, विशेषज्ञ सनदी अधिकारी तथा अन्य सरकार के रीढ़ के समान हैं। उनके ज्ञान, प्रशासनिक सूझबूझ, अनुभव तथा उनकी लंबी सोच, देखने का नजरिया व प्रशासकीय क्षमता के कारण सरकार कार्यक्षम यानी कार्य करने के योग्य ऐसी संचालन कर सकती है। सरकार के अंगों में राजकीय कार्यपालिका लोगों के कल्याण तथा सुखमय जीवन की चिंता तथा चिंतन करने वाले मस्तिष्क के समान है, जबकि प्रशासनिक कार्यपालिका उसके हाथ पैर के समान है। दोनों के बीच मित्रतापूर्ण संबंध यह राज्य के अच्छे शासन की पहले की शर्त है। आगे पढ़ते हैं। सरकार की सत्ता तथा प्रभाव अधिकारी तंत्र अफसरशाही में अधिक केंद्रित होने लगा है। भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, अप्रामाणिकता यानी जो प्रमाणित न हो, अकार्यक्षमता जो कार्य करने में सक्षम न हो, गैर रीति यानी गलत तरीके, जवाबदारी यानी उत्तरदायी से दूर भागना आदि प्रवृत्तियां यानी और दूसरे कार्य अधिकारी तंत्र के लिए अनिष्ट कारक है यानी बहुत ही नुकसानदायक है। इसलिए इनको रोकने के लिए प्रशासन में सतर्कता यानी सावधानी, आयोग, लोकपाल या लोकायुक्त की आवश्यकता आज बढ़ी है। घूस रिश्वत की बुराई को रोकने के लिए गुजरात राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो, जिसे एंटी करप्शन ब्यूरो के नाम से एक अलग विभाग की शुरुआत की है तथा टोल फ्री फ़ोन नंबर 1800-2344444 जारी करके जनता की शिकायतों को सुनने की कार्यवाही शुरू की है। इसमें बता रहे हैं कि सरकार की सत्ता यानी शासन तथा प्रभाव अधिकारी तंत्र यानी अफसरशाही में अधिक केंद्रित होने लगा है। भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, जो प्रमाणित न हो, अप्रामाणिकता का मतलब अकार्यक्षमता जो कार्य करने में सक्षम न हो, गलत तरीके से जिम्मेदारी से दूर भागना आदि जैसे कार्यों अधिकारी तंत्र के लिए अनिष्ट कारक है, बहुत ही नुकसानदायक है। इसलिए इनको रोकने के लिए प्रशासन में सावधानियां, आयोग, लोकपाल या लोकायुक्त की आवश्यकता आज बढ़ी है। घूस रिश्वत की बुराई को रोकने के लिए गुजरात सरकार ने भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो, जिसे एंटी करप्शन ब्यूरो के नाम से एक अलग विभाग की शुरुआत की है, जिसमें टोल फ्री नंबर भी दिया गया है, जारी करके जनता की शिकायतों को सुनने की कार्यवाही शुरू की गई है। आगे पढ़ेंगे। देश में अलग अलग राजनीतिक पक्षों की सरकार होने के कारण
उनके साथ प्रशासन यानी शासन में राजनीतिक तटस्थता ने निष्पक्षता की अपेक्षा प्रशासनिक तंत्र से रखी गई है। राज्य की अनेक विकास लक्ष्य योजनाओं तथा कार्यक्रमों को अमल में लाकर सरकार की विकास यात्रा की गति को सातत्यपूर्ण रीति से जारी रखना प्रशासनिक तंत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। करें देश में अलग अलग राजनीतिक पक्षों की सरकार होने के कारण उनके साथ प्रशासन में राजनीतिक निष्पक्षता की अपेक्षा प्रशासनिक तंत्र से रखी गई है। राज्य की अनेक विकास लक्ष्य यानी विकास करने वाले लक्ष्य योजनाओं तथा कार्यक्रमों को लागू करके सरकार की विकास यात्रा की जो गति है, रफ्तार को सातत्यपूर्ण रीति यानी ढंग से जारी रखना प्रशासनिक तंत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आगे पढ़ेंगे स्थानीय स्तर पर शासन व्यवस्था। केंद्र सरकार की विविध जवाबदारियों के बीच एक ही स्थान से समग्र यानी पूरे देश का संचालन करना अत्यंत कठिन और मुश्किल है। अलग अलग समस्याएं, आवश्यकताएं, अपेक्षाएं मतलब उम्मीदें तथा विपुल यानी अधिक जनसंख्या की अनेक आकांक्षाओं को सुचारू यानी अच्छे तरीके से और स्वीकार्य समाधान समयानुसार हो, इस उद्देश्य से सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया है यानी बंटवारा किया गया है। प्रशासनिक सरलता, सुगमता तथा मितव्ययी यानी कम खर्च करने वाला प्रशासन के उद्देश्य से स्थानीय स्वराज की संस्थाओं का उद्भव यानी निर्माण हुआ है। गांव, नगर या महानगरों का प्रशासन चुने हुए अपने प्रतिनिधियों द्वारा स्थानीय स्तर की संस्थाओं में हो, उसे स्थानीय स्वराज की संस्थाएं कहते हैं। भौगोलिक प्रादेशिक विस्तारों को प्रशासनिक सरलता के लिए विभाजित करके उन्हें स्थानीय जवाबदारी तथा कार्य सौंपकर प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। इसके अनुसार शहरी विस्तारों में नगरपालिका, महानगरपालिका तथा महानगर निगम, मेगा सिटी ये स्थानीय स्वराज की संस्थाएं हैं। इसी प्रकार ग्राम्य विस्तारों में ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत तथा जिला पंचायत मुख्य है। इसमें बता रहे हैं कि केंद्र सरकार की विविध जवाबदारियों के बीच एक ही स्थान से पूरे देश का संचालन नहीं कर सकता। पूरे देश को चलाना बहुत ही कठिन और मुश्किल है। अलग अलग सबकी समस्याएं होती हैं, आवश्यकताएं होती, उम्मीदें होती हैं और बहुत अधिक जनसंख्या होती है और उनकी अलग इच्छाएं होती है, जिसको अच्छे ढंग से उनको स्वीकार हो ऐसा समाधान समय पे मिले, ऐसे उद्देश्य से सत्ता का यानी शासन का विभाजन किया गया है। प्रशासनिक सरलता, सुगमता तथा मितव्यय यानी कम खर्च करने वाला शासन के उद्देश्य से स्थानीय स्वराज की संस्थाओं का निर्माण हुआ है। गांव, नगर या महानगरों का प्रशासन चुने हुए अपने प्रतिनिधियों द्वारा स्थानीय स्तरों की संस्थाओं में हो, उसे स्थानीय स्वराज की संस्थाएं कहते हैं। भौगोलिक प्रादेशिक विस्तारों को प्रशासनिक सरलता के लिए विभाजित यानी बंटवारा करके उन्हें स्थानीय जवाबदारी तथा कार्य सौंपकर शासन की जिम्मेदारी दी जाती है। इसके अनुसार शहरी विस्तारों में नगरपालिका, महानगरपालिका तथा महानगर मेगा सिटी ये स्थानीय स्वराज की संस्थाएं हैं। इसी प्रकार ग्राम्य विस्तारों में ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत तथा जिला पंचायत मुख्य है। ये सब अपने अपने स्थान पर गांव स्तर पर तालुका पंचायत, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत काम करती है। शहरों में नगरपालिका, महानगरपालिका या महानगर निगम, मेगा सिटी ये संस्थाएं कार्य को करते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे स्थानीय स्वराज की संस्थाओं का प्रशासन, जिसमें ग्राम स्तर से चुनाव, मतदान, कर्तव्य, अधिकार, जवाबदारी,
प्रशासन तथा सत्ता पक्ष या विरोध पक्ष की भूमिका के बारे में प्रशिक्षण प्राप्त होता है। स्व विकास यानी अपने विकास का अवसर यानी मौका मिलता है। इन संस्थाओं में योजनाओं के अमल में कानूनों की विसंगतता यानी एक साथ न होने के कारण निचले स्तर पर उत्पन्न होने वाली समस्याओं को समझकर ऊपरी स्तर पर उन्हें लागू करने से पूर्व योजनाओं के संदर्भ में पूरी सावधानी, निरीक्षण यानी जांच तथा आवश्यक सुधार के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त होता है। इसलिए स्थानीय स्वराज की संस्थाओं को लोकतंत्र की प्रशिक्षणशाला तथा प्रशासनिक सुधार की प्रयोगशाला कहा जाता है। 1922 में समग्र देश में एक समान पंचायती राज तथा शहरी स्वशासन की संस्थाएं अस्तित्व यानी वजूद में आई हैं। इसमें कह रहे हैं कि स्थानीय स्वराज की संस्थाओं का शासन, जिसमें ग्राम स्तर यानी ग्राम से चुनाव, मतदान, कर्तव्य, अधिकार, जवाबदारी, प्रशासन तथा सत्ता पक्ष या विरोध पक्ष की भूमिका के बारे में शिक्षा दी जाती है, जानकारी दिया जाता है। स्व विकास यानी अपने विकास का मौका दिया जाता है। इन संस्थाओं में योजनाओं को अमल में कानूनों की एक साथ न होने के कारण निचले स्तर पर पैदा होने वाली समस्याओं को जानकर ऊपरी स्तर पर उन्हें लागू करने से पहले योजनाओं के विषय में पूरी सावधानी, उनकी जांच करना तथा आवश्यक सुधार करके पर्याप्त मौका प्राप्त होता है, उन्हें दिया जाता है। इसलिए स्थानीय स्वराज्य की संस्थाओं को लोकतंत्र की प्रशिक्षणशाला तथा प्रशासनिक सुधार की प्रयोगशाला कहा जाता है। और 1992 में से पूरे देश में एक समान पंचायती राज तथा शहरी स्वशासन यानी अपना शासन की संस्थाएं वजूद में आई हैं। आगे पढ़ते हैं। पंचायती राज का त्रिस्तरीय स्वरूप। पंचायती राज्य 3 स्तर पे बना है, उसका स्वरूप क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। पहला है ग्राम स्तर पर स्वशासन की संस्थाएं। ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत तथा जिला पंचायत ये त्रिस्तरीय प्रशासनिक स्वरूप है। प्रत्येक संस्था नीचे से ऊपर की ओर परस्पर संबंधों से जुड़ी हुई है। पंचायती राज में सभी स्तरों पर स्थानीय विकास कार्यों, योजनाओं तथा कल्याण लक्षी कार्यक्रमों का आर्थिक कार्यक्षम रूप से पूर्ण किया जा सके, इसके लिए इन्हें आवश्यक वित्तीय सहायता यानी धन के रूप में मदद तथा साधन सामग्री के रूप में सहायता प्रदान की जाती है। जिला पंचायत तथा उसकी विविध समितियों के अध्यक्ष होते हैं, जबकि प्रशासनिक प्रमुख जिला विकास अधिकारी DDO डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। जिला पंचायत का कार्यालय जिला मुख्यालय में होता है। इसमें कह रहे हैं कि ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत तथा जिला पंचायत ये 3 स्तर के प्रशासनिक रूप हैं। प्रत्येक संस्था नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं लगातार। पंचायती राज्य में सभी स्तरों पर स्थानीय का विकास कार्य, योजनाओं तथा कल्याण लक्ष्य, सबका कल्याण करने जैसे लक्ष्यों के कार्यक्रमों को आर्थिक कार्यक्षम रूप यानी कार्य के योग्य बनाकर उसे पूर्ण किया जाता है। इसके लिए उन्हें आवश्यक धन के रूप में मदद तथा साधन सामग्री के रूप में सहायता प्रदान की जाती है। जिला पंचायत तथा उसकी अलग अलग समितियों के अध्यक्ष होते हैं, जबकि प्रशासनिक प्रमुख जिला विकास अधिकारी DDO डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। जिला पंचायत का कार्यालय जिला मुख्यालय में होता है। आगे पढ़ते हैं। तालुका पंचायत के चुनाव में निर्वाचित नेता तालुका पंचायत प्रमुख कहलाता है, जबकि प्रशासनिक प्रधान तालुका विकास अधिकारी TDO होता है।
निचले स्तर पर ग्राम पंचायतों में सरपंच के रूप में चुना हुआ जनप्रतिनिधियों का नेता होता है तथा प्रशासनिक प्रमुख तलाटी कम मंत्री सचिव जो ग्राम पंचायत का प्रशासन संभालता है। गुजरात की जिन ग्राम पंचायतों में सर्वसम्मति यानी सबकी सहमति से चुनाव का त्याग कर सरपंच की सर्वमान्य पसंदगी होती है तो ऐसे गांवों को समरस गांव के रूप में घोषित करके विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इसमें बता रहे हैं कि तालुका पंचायत के चुनावों में चुने गए नेता तालुका पंचायत प्रमुख कहलाता है, जबकि प्रशासनिक प्रधान तालुका विकास अधिकारी TDO होता है। निचले स्तर पर ग्राम पंचायतों में सरपंच के रूप में चुना हुआ जनप्रतिनिधियों यानी लोगों के द्वारा चुना गया नेता होता है तथा प्रशासनिक प्रमुख तलाटी कम मंत्री जिसे सचिव कहते हैं जो ग्राम पंचायत का शासन संभालता है। गुजरात की जिन ग्राम पंचायतों में सबकी सहमति से चुनाव का त्याग कर सरपंच की सभी के मंजूरी से पसंद किए गए व्यक्ति को चुना जाता है सरपंच के रूप में, ऐसे गांवों को समरस गांव के रूप में घोषित करके ऐलान करके उसे खास पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। आगे पढ़ते हैं। भारतीय संविधान, इसमें सरकार का दूसरा अंग कार्यपालिका दो प्रकार का होता है, केंद्र स्तर, राज्य स्तर, और सी में है स्थानीय स्वराज की संस्थाएं दो प्रकार की हैं, ग्राम स्तर, शहरी स्तर। यहाँ पे राज्यपाल मुख्यमंत्री होता है राज्य में, केंद्र में विधानसभा सचिवालय। नीचे दिया गया है राजकीय कार्यपालिका और प्रशासनिक कार्यपालिका। राजकीय कार्यपालिका में ग्राम स्तर पर पंचायती राज, चुने हुए प्रतिनिधियों का पंचायती राज होता है। प्रशासकीय कार्यपालिका में ग्राम स्तर के अधिकारियों कर्मचारियों का प्रशासनिक तंत्र। यहाँ पे दिया गया है जिला पंचायत स्तर पर गांव में प्रमुख उप प्रमुख सदस्य होते हैं और प्रशासकीय कार्यपालिका में प्रशासनिक तंत्र में जिला विकास अधिकारी जिसे DDO कहते हैं। फिर उसके नीचे आता है तालुका पंचायत। तालुका पंचायत में ग्राम स्तर पर प्रमुख उप प्रमुख सदस्य होते हैं। प्रशासकीय कार्यपालिका में तालुका स्तर पर तालुका विकास अधिकारी जिसे TDO कहते हैं वो होते हैं। ग्राम पंचायत उसके बाद आता है, उस ग्राम पंचायत के स्तर पर सरपंच उप सरपंच होते हैं और प्रशासकीय कार्यपालिका में ग्राम स्तर पर अधिकारी होते हैं तलाटी कम मंत्री सचिव। बच्चों आगे का पढ़ाते हैं। शहरी स्वशासन की संस्थाएं 74वें संवैधानिक सुधार के द्वारा शहरी विस्तारों के लिए जनसंख्या के अनुपात के आधार पर स्थानीय स्वराज की संस्थाओं की व्यवस्था की गई है। प्रथम स्तर पर नगरपालिका, द्वितीय स्तर पर महानगरपालिका तथा तृतीय स्तर पर महानगर निगम मेगा सिटी है। इन तीनों स्थानीय स्वराज की संस्थाओं में राजकीय कार्यपालिका में निर्वाचित बहुमत वाले भाग का नेता जो मेयर कहलाता है तथा विविध यानी अलग अलग समितियों के चेयरमैन तथा वार्ड के अनुसार चुने कॉरपोरेटर होते हैं। वार्ड के अनुसार कॉरपोरेटरों की संख्या में महिला प्रतिनिधियों तथा आरक्षित जातियों की सीटों के आरक्षण का प्रमाण बनाए रखने का प्रावधान यानी नियम किया गया है। विविध समितियां विकेंद्रीकरण के आधार पर अलग अलग क्षेत्रों के कार्यों की जवाबदारी को उठाती हैं। नगर आयोजन, जमीन संपादन, रास्ते, पुल, फ्लाईओवर, ब्रिज का निर्माण, पानी आपूर्ति का प्रबंध, सफाई, गटर व्यवस्था का प्रबंध, मकानों का निर्माण, पर्यावरण सुविधा, अग्निशामक सेवा, शिक्षण स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की उपलब्धि, सांस्कृतिक, शैक्षणिक तथा सौंदर्यपूर्ण
मनोरंजन स्थिति में शहरी विकास, श्मशान गृहों तथा कब्रिस्तानों का विकास तथा निर्वाह झोपड़ी पट्टी विस्तार उन्मूलन यानी झोपड़ी का जो विस्तार हुआ उससे समाप्त कर ऐसे अनेक प्रजा कल्याणकारी तथा सुखमय जीवन से संबंधित कार्य स्थानीय शहरी स्वराज्य की संस्थाएं करती हैं। ये कार्य लोगों के पास से प्राप्त दान, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसे पीपीपी के आधार पर लोगों के पास वसूल किए गए कर तथा सरकारी अनुदान में से किया जाता है। महानगर पालिका के प्रशासनिक भाग का प्रमुख म्यूनिसिपल कमिश्नर होता है तथा उसके अधीन तकनीकी तथा प्रशासकीय विशेषज्ञ, जोनल अधिकारी तथा अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी तंत्र सतत यानी लगातार कार्यशील रहते यानी कार्य करते रहते हैं। अगर चुने हुए भाग तथा प्रशासनिक भाग के बीच खुले मन से संकलन यानी एकता स्थापित करके पक्ष के हित के स्थान पर लोकहित के कार्य किया जाए तो शहरों का विकास होगा। इसमें बता रहे हैं कि स्वशासन यानी खुद का शहरी स्वशासन की संस्थाओं के बारे में बता रहे हैं कि 74वें संवैधानिक सुधार के द्वारा शहरी विस्तारों के लिए जनसंख्या के अनुपात यानी जनसंख्या का गणना करके उसके आधार पर स्थानीय स्वराज की संस्थाओं की व्यवस्था की गई है। पहले स्तर पर नगर पालिका, द्वितीय स्थान पर महानगर पालिका तथा तीसरे स्थान पर महानगर निगम मेगा सिटी है। तीनों स्थानीय स्वराज्य की संस्थाओं में राजकीय कार्यपालिका में निर्वाचित यानी चुने हुए बहुमत वाले भाग का नेता उसे मेयर कहा जाता है तथा अलग अलग समितियों के चेयरमैन तथा वार्ड के अनुसार चुने कॉरपोरेटर होते हैं। वार्ड के अनुसार कॉरपोरेटरों की संख्या में महिला प्रतिनिधियों तथा आरक्षित जातियों के सीटों का आरक्षण प्रमाण बनाए रखने का नियम बनाया गया है। विविध समितियां विकेंद्रीकरण के आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में कार्यों के लिए जिम्मेदारी उठाती हैं। नगर आयोजन, जमीन संपादन, रास्ते, पुल, फ्लाईओवर, ब्रिज का निर्माण, पानी की पूर्ति की व्यवस्था, सफाई, गटर की व्यवस्था का प्रबंध, मकानों का निर्माण, पर्यावरण सुविधा, अग्निशामक सेवा, शिक्षण, स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की उपलब्धि, झोपड़पट्टी विस्तार को समाप्त कर ऐसे अनेक प्रजा के कल्याण के लिए तथा उनके सुख में जीवन से संबंधित कार्य स्थानीय शहरी स्वराज की संस्थाएं करती हैं। ये काम लोगों के पास से प्राप्त दान, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसे पीपीपी के कहते हैं, उसके आधार पर तथा लोगों के पास से टैक्स कर यानी टैक्स तथा सरकार से मिले अनुदान से किया जाता है। महानगर पालिका के प्रशासनिक भाग का प्रमुख म्यूनिसिपल कमिश्नर होता है तथा उसके अधीन तकनीकी तथा प्रशासकीय विशेषज्ञ, जोनल अधिकारी और दूसरे अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी तंत्र हमेशा कार्य करते रहते हैं। अगर चुने हुए भाग तथा प्रशासनिक भाग के बीच खुले मन से एकता स्थापित करके पक्ष के हित के स्थान पर लोकहित यानी अपने अपने पक्ष की भलाई के जगह पे लोगों के भलाई के लिए कार्य किया जाए तो शहरों का विकास हो सकता है। आगे पढ़ते हैं। न्यायपालिका, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भारतीय संविधान में भारत के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजकीय न्याय प्राप्त हो ऐसे उच्च आदर्शों को स्वीकार किया गया है, जिसमें सबको विकास के लिए समान अवसर, सबके समान व्यवहार द्वारा
शोषण मुक्त यानी अन्याय मुक्त न्याय समाज की रचना करने का उद्देश्य संविधान में स्वीकार यानी मंजूर किया गया है। राज्य के कानूनों का अधिकारों को पालन करना। अगर कोई नागरिक इन कानूनों का उल्लंघन करता है, भंग करता है, कानून को तोड़ता है, तो उसे सजा देना न्यायालय का कार्य है। देश का संविधान यह देश का मूलभूत कानून है। देश का प्रशासन संविधान के अनुसार ही रहा है या नहीं, यह देखना न्यायालय का कार्य है। देश का कानून संविधान के साथ सुसंगत है यानी एक साथ जुड़े हैं या नहीं, उसकी जांच करने का काम भी न्यायालय का है। अगर बनाए गए कानून संविधान से सुसंगत न हो, ऐसे कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर उसे रद्द करने की सत्ता यानी अधिकार न्यायालय को प्राप्त है। इसमें करें कि भारतीय संविधान में भारत के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजकीय न्याय मिले, ऐसे उच्च आदर्शों को बनाया गया है, जिसमें सबको विकास के लिए समान मौके, समान तरह का व्यवहार और अन्याय मुक्त समाज की रचना करने का उद्देश्य संविधान में माना गया है। राज्य के कानूनों का नागरिक को पालन करना है। अगर कोई नागरिक इन कानूनों को तोड़ता है तो उसे सजा देने का काम न्यायालय करता है। देश का संविधान देश का मूलभूत कानून है। देश का प्रशासन संविधान के अनुसार ही रहा है या नहीं रहा है, ये भी देखने का काम न्यायालय ही करता है। देश का कानून संविधान के साथ जुड़ा है या नहीं, उसका जांच करने का काम भी न्यायालय ही करता है। अगर बनाए गए कानून संविधान में सुसंगत न हो तो ऐसे कानूनों को असंवैधानिक मानकर उसे रद्द करने की अधिकार न्यायालय को मिली है। आगे पढ़ेंगे। संघीय शासन में घटक इकाई राज्यों तथा केंद्र के बीच सत्ता तथा कार्यों का विभाजन किया गया है। प्रत्येक घटक इकाई राज्य तथा केंद्र सरकार अपने अपने निर्धारित कार्य क्षेत्रों में रहकर ही काम करें तथा एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप यानी रोक टोक न करें, यह देखने का कार्य न्यायपालिका का है। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के बीच टकराव या मतभेद उत्पन्न हो तो उसका निवारण सर्वोच्च न्यायालय करता है। भारत में एक सूत्री, सुग्रथित तथा रैखिक यानी रेखा संबंधी न्यायतंत्र है। न्यायतंत्र में सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, बीच में राज्यों में उच्च न्यायालय तथा उसके निचले स्तर पर जिला स्तर पर ट्रायल कोर्ट, दीवानी तथा फौजदारी न्यायालय तथा अन्य अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। न्यायपालिका के विषय में विस्तृत अध्ययन हम आगे के प्रकरण में करेंगे। इसमें बता रहे हैं कि संघीय शासन में घटक इकाई यानी राज्यों तथा केंद्रों के बीच सत्ता तथा कार्यों का लेकर बंटवारा किया गया है। प्रत्येक राज्य तथा केंद्र सरकार अपने अपने निर्धारित कार्य के क्षेत्रों में रहकर ही काम करेंगे। एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में बाधा नहीं बनेंगे, रुकावट नहीं डालेंगे, यह देखने का काम कार्यपालिका का है। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच किसी तरह का लड़ाई झगड़ा होता है या सहमति नहीं होती है, मतभेद उत्पन्न हो तो उस समस्या का निवारण करने के लिए, उसके हल निकालने के लिए सर्वोच्च न्यायालय वो काम करता है। भारत में एक सूत्री, सुग्रथित तथा रैखिक न्यायतंत्र है। न्यायतंत्र में सबसे ऊपर स्थान पर, पहले स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय, फिर उसके बाद राज्यों में उच्च न्यायालय, जिला स्तर पर जिला स्तर, ट्रायल कोर्ट, दीवानी तथा फौजदारी न्यायालय तथा उसके अधीन अन्य अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। और न्यायपालिका के विषय में आगे विस्तार में जानकारी लेंगे, आगे पढ़ेंगे। आगे के पाठ में बच्चों यह पाठ आपका समाप्त होता है। इसको आप